प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 से प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 7। और यदि वीडियो अधिक लंबा नहीं होता है तो इसी में प्रश्न क्रमांक 8 भी कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 क्या है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1, जी हाँ, इसमें दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 1 धन साइन थीटा और 1 ऋण साइन थीटा, इन दोनों का गुणनफल बटे 1 धन कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में है 1 ऋण कॉस थीटा। ठीक है ना, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्या है, कॉट वर्ग थीटा का मान भी हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां हमें दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। चूंकि हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है ना, तो मैंने इसको लिख लिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 बराबर आधार बटे लंब। यहाँ से हमें स्पष्ट हो जाता है कि आधार कितना है, 7 है, यानी कि 7 है, और लंब कितना है, 8 है। ठीक है, तो हमें आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हमें लंब और आधार दिए गए हैं तो कर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय भी लिख लेते हैं। तो ये रही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हम इसमें जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, जैसे आधार की वैल्यू 7 है और लंब की वैल्यू 8 है, तो हम इनको इसमें रख देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कर्ण का वर्ग बराबर 8 का वर्ग। 8 क्या है, आपका लंब है, तो 8 का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग। चलिए अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। 8 के वर्ग का मतलब है 8 × 8 धन 7 के वर्ग का मतलब है 7 × 7। तो कर्ण का वर्ग बराबर हुआ 8 × 8 धन 7 × 7। ठीक है, अब 8 × 8 कितना होता है, 64, और 7 × 7 कितना होता है, 49। ठीक है ना, इस प्रकार 64 और 49 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 113, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर 113 प्राप्त हमें हो गया। स्टूडेंट्स, जब हम स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं कर्ण के स्क्वायर का, तो दूसरी तरफ जाके ये स्क्वायर रूट में बदल जाता है, यानी कि 113 का हमको यहाँ पे वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमें कर्ण बराबर क्या प्राप्त हुआ, 113 का वर्गमूल। अब चूंकि हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें साइन थीटा की भी आवश्यकता पड़ने वाली है और कॉस थीटा की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हमें कर्ण तो प्राप्त हो ही गया है, कर्ण हमको मिल गया है, कितना मिल गया है, कर्ण 113 का वर्गमूल। तो चलिए अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान भी ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर आ जाएगा, लंब का मान हमें पहले से पता है कि 8 है और कर्ण अभी भी हमने निकाला है, वर्गमूल 113 है। तो ये साइन थीटा बराबर आ गया 8 बटे वर्गमूल 113 है। अब कॉस थीटा भी ज्ञात कर लेते हैं। पुनः कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमको दिया गया है 7। कितना दिया गया है, 7, और कर्ण कितना आया है, वर्गमूल 113। तो कॉस थीटा बराबर 7 बटा वर्गमूल 113 है। ठीक है, अब हमें मान ज्ञात करना था 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में इंटू 1 माइनस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान हमको ज्ञात करना था। तो आपको एक बीजीय सर्वसंख्या याद होगी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर a मानेंगे हम a को और b मानेंगे साइन थीटा को। तो क्या हुआ, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, इसी प्रकार से नीचे भी यही सर्वसंख्या लग जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा कॉस थीटा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो लीजिए हमें प्राप्त हो गया
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। मैंने सर्वसम का भी यहाँ पर लिख दिया चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसमें साइन थीटा का मान 8 बटे वर्गमूल 113 और कॉस थीटा का मान 7 बटे वर्गमूल 113 रख देंगे। तो इसके बराबर हमें प्राप्त हो गया 1 ऋण 8 बटे वर्गमूल 113, 8 बटे वर्गमूल 113 का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और बटे में 1 ऋण 7 बटे वर्गमूल 113, यहां पर भी 7 बटे वर्गमूल 113 का होल वर्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बराबर क्या आता है। लीजिए, चूंकि 8 बटे वर्गमूल 113 का होल वर्ग है इसलिए यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर होगा और वर्गमूल 113 का भी। जब 8 का स्क्वायर होगा तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और वर्गमूल 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं ये, ठीक है ना, लिख नहीं पाया वर्गमूल हटा के मैं। तो ऊपर हमें प्राप्त हो जाता है 1 ऋण 64 बटे वर्गमूल 113 का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ नीचे आएगा। इसी प्रकार से नीचे बटे में जो है 1 ऋण 49 बटा वर्गमूल 113 का स्क्वायर। यहां पर भी 7 का स्क्वायर हो चुका है, केवल 113 है, वर्गमूल 113 का स्क्वायर होना है। चलिए हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 ऋण 64 बटे 113, पूरे के बटे में 1 ऋण 49 बटे 113 है। अभी पिछले स्टेप में हमने देखा था कि यहाँ वर्गमूल लगा हुआ था और वर्ग था, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वर्गमूल कहाँ चला गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया। ये देखिए वर्गमूल 113, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, केवल 113 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक वर्गमूल 113 का वर्गमूल वर्ग से कट जाएगा, केवल 113 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको भिन्न तो हल करना आती है ना। 113 का यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा, 113 एकम 113 है, ऋण 64 इसके बटे में आ जाएगा 113 है। इसी प्रकार से नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी 113 का 1 से गुणा हो जाएगा, माइनस 49 बटे में 113 है। तो हमें बराबर में प्राप्त हो जाता है, ऊपर प्राप्त होता है 113 ऋण 64 बटे 113 और नीचे प्राप्त होता है 113 ऋण 49 बटे 113। ये कैसे प्राप्त होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ये जो 1 ऋण 64 बटे 113 है इसको हम क्या लिखेंगे, 1/1। एक को क्या लिखेंगे, 1/1, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो 1/1 ऋण 64 बटे 113। इसी प्रकार से नीचे हम 1 को लिख लेंगे, 1/1 ऋण 49 बटे 113। अब आपको पता है कि इसका गुणा आप इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 113 का 1 से गुणा आ गया 113 है, ठीक है ना। फिर 1 का गुणा 64 से आ गया 64, बीच में जो चिन्ह लगा हुआ था ऋण का वो हम लगा देंगे। तो 113 ऋण 64 और नीचे भी हमने गुणा कर दिया आपस में 113 का 1 से, तो 113 है। इसी प्रकार से नीचे क्या किया, नीचे भी हमने क्रॉस में ऐसे गुणा कर दिया है, 113 का 1 से गुणा, तो 113 का 113, फिर ऋण का चिन्ह लगा हुआ, 1 का गुणा 49 से, तो 49 एकम 49 और फिर पूरे के बटे में नीचे का गुणा कर दिया, यानी कि 113 का 1 से गुणा 113 का 113। तो इतना अपन को प्राप्त हो जाता है। ये लीजिए मैंने इसको यहाँ लिख भी दिया है, 113 का 1 से गुणा तो 1 गुणित 113, ऋण 64 का भी 1 से गुणा होगा, 64 गुणित 1 और बटे में 113 का 1 से, तो 1 गुणित 113 है। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या को भी हम हल कर लेंगे, 113 का 1 से गुणा 1 गुणित 113 है, ऋण 49 का 1 से गुणा 49 गुणित 1 और बटे में 113 का 1 से गुणा। तो कितना आ जाता है ये, 113 एकम 113, ऋण 64 एकम 64 और बटे 113 एकम 113, ठीक है ना। इसी प्रकार से बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 113 ऋण 49 बटे 113, ठीक है। लीजिए जब हम 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 मिलेगा और बटे में 113 है ही। इसी प्रकार से नीचे भी 113 में से जब 49 घटाएंगे तो हमको 64 प्राप्त होगा और बटे में तो 113 है। अब आगे हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब दो भिन्नों का भाग होता है तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है और गुणा हो जाता है, यानी कि 49 बटे 113 और नीचे की भिन्न कितनी है, 64 बटे 113। तो ये 64 बटे 113 पलट जाएगी, यानी कि 113 बटे 64 हो जाएगी और ऊपर वाली भिन्न से गुणा हो जाएगा। ये देखिए ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों है, 49 बटे 113 है और भाग के स्थान पे, बटे के स्थान पे क्या आ गया, गुणा, और नीचे वाली भिन्न जो थी वह 64 बटे 113 थी, लेकिन गुणा होने के बाद ये पलट गई, 113 ऊपर चले गए और 64 नीचे आ गए। अब 113 से 113 बड़ी आसानी से एक एक बार ये कट जाएंगे। तो अब आपकी समझ में आ ही गया होगा।
तो अब हमें प्राप्त क्या हुआ, 49 का 1 से गुणा 49 एकम 49, इसी प्रकार से 64 का 1 से गुणा 64 एकम 64। तो 49/64 हमें वैल्यू प्राप्त होगी किसकी, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। चलिए हम इसको अलग से भी लिख देते हैं उत्तर। ये रहा हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 49/64, यानी कि 49/64। अब चलिए इसी का दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इनका दूसरा प्रश्न था कि कॉट वर्ग थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसको क्या करना है कॉट वर्ग थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि कॉट थीटा बराबर हमको कितना दिया था, ये दिया था हमें 7/8। तो अब क्या करना है, स्क्वायर ही तो करना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर कर दीजिए इसका, यहाँ हम कॉट का स्क्वायर कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ हम 7/8 यानी कि 7/8 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा कॉट वर्ग थीटा बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है ना। उत्तर लिख दीजिए। उत्तर हमें प्राप्त हुआ, उत्तर में प्राप्त हो जाता है कॉट वर्ग थीटा बराबर 49/64। अब जरा अगर हम पहले वाले प्रश्न को समीकरण 1 मान लें, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर 49/64। इसको यदि हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कॉट वर्ग थीटा बराबर 49/64, तो आप देखिए इनके दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं, 49/64 49/64। वैसे तो ये हल आपका, इसका उत्तर यहाँ पे आ चुका है, इसका उत्तर यहाँ पे आ चुका है, ये प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं अलग से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि जब इनके दाएं पक्ष बराबर हैं, यानी कि 49/64 और 49/64, तो इनके बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, ये cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बराबर कॉट वर्ग थीटा होता है। तो यह सर्वसम का है, त्रिकोणमितीय सर्वसम का, जो आप आगे की प्रश्नावलियों में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में आपको ये प्रश्न दिया ही इसलिए गया है ताकि आपके दिमाग ये बात आए कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर कॉट वर्ग थीटा होता है। हमने बताया ना कि आगे की प्रश्नावलियों में आप इन सर्वसमकाओं का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल आपको ये प्रश्न सिर्फ यहाँ तक ही हल करना है, ठीक है ना, आगे आपको ये नहीं करना है, ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाया हुआ है। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो 13-14 मिनट का बन चुका है। अब इसमें अगला प्रश्न हम नहीं लेंगे, अगले प्रश्न के लिए अगला वीडियो बनाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करें, आपको क्या अच्छा लगा, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई या कौन सी चीज़ समझ में आई है, ठीक ना। इसके पश्चात यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन यदि आप दबा देंगे तो जब कभी भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, समय से मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को समय रहते देख पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।